हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज आईएफएल सिक्योरिटीज़ को लेकर एक न्यूज़ आई कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ को बैन कर दिया गया है फॉर 2 years। सेबी बार्स आईएफएल सिक्योरिटीज़ फ्रॉम टेकिंग न्यू क्लाइंट्स फॉर 2 years। तो यहाँ पर जो इस पूरी न्यूज़ का इम्पैक्ट है, अगर हम चार्ट पैटर्न पर देखने को देखें तो 16.29% आज स्टॉक डाउन रहा। जिस प्राइस पर ओपन हुआ उससे थोड़ा-सा ऊपर बंद हुआ। इसी की वजह से कैंडल ग्रीन है और जो वॉल्यूम है वो ग्रीन नज़र आ रही है। तो समटाइम्स हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि कैंडल ग्रीन का मतलब स्टॉक प्राइस का ऊपर जाना नहीं होता, बल्कि कैंडल ग्रीन का मतलब जिस प्राइस पर ओपन हुआ उससे ऊपर क्लोज होना होता है, भले ही स्टॉक प्राइस डाउन हो। तो 16.29% डाउन गया। दिस इज़ अ बिग फॉल इन वन डे। और जो यहाँ पर मेन रीज़न था, वो मेन रीज़न यही था क्योंकि अब अगर नेक्स्ट 2 इयर्स तक कंपनी न्यू क्लाइंट्स को ऐड ही नहीं कर पाएगी तो बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा? देखो, बिज़नेस इस तरह की कंपनीज़ में 2 तरीके से ग्रो होता है। नंबर 1, जो मार्केट में रैली है, एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनका जब एयूएम बढ़ेगा, वो ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करेंगे मार्केट के चलते, यहाँ पर मार्केट में ग्रोथ के चलते, तो वहाँ से ब्रोकरेज आएगी, वो बिज़नेस एक्जिस्टिंग कस्टमर से ग्रो करता रहेगा। लेकिन उतने खर्चे भी ग्रो होते हैं क्योंकि यहाँ मीन्स जो एक्जिस्टिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी बढ़ने हैं, इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन ग्रोथ आती है वो कस्टमर बेस के बढ़ने से ही आती है। दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी एक अलग चीज़ है, ग्रोथ एक सेकंड फैक्टर है। और क्योंकि लिस्टेड कंपनीज़ में हम यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखते हैं, तभी इन कंपनीज़ को एक अच्छे खासे पीई पर इवैल्यूएट किया जाता है। अगर यहाँ पर हम ग्रोथ की बात छोड़ दें तो फिर तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में भी पैसे लगा सकते हैं क्योंकि 6-7% वहाँ भी मिल जाता है। तो 6-7% नेट प्रॉफिट ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें लिस्टेड में ही लेना है तो यहाँ ग्रोथ साथ में चाहिए। और इसीलिए स्टॉक का जो पीई है वो 10, 12, 15 के आसपास होता है। हालांकि आईएफएल सिक्योरिटीज का पीई रेशियो उतना ज्यादा नहीं है, ये 7 के आसपास है, बट स्टिल अगर यहाँ पर ग्रोथ नहीं बचेगी तो स्टॉक मार्केट में मींस उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी पैसा नहीं लगा पाएगा। 2 इयर्स का यहाँ पर बैन है। इस बैन का एक तो ये इम्पैक्ट हमने देख लिया। सेकंड, यहाँ इनके पास एक ऑप्शन है कि ये एसएटी जो ट्रिब्यूनल है उसमें जाकर सेबी के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। तो दैट इज वन ऑप्शन। और अगर हम यहाँ पर देखें कहीं पर एसएटी सर्च करते हैं तो शायद आ जाएगा। एसएटी तो बहुत नीचे पहुंच गया है, ये नो सेटिस्फैक्शन। एनीवेज, हम यहाँ पर वापस से सर्च करते हैं आईएफएल सिक्योरिटीज अपील करके हम एक बार सर्च करते हैं तो शायद यहाँ पर निकल के आएगा। यस, आईएफएल सिक्योरिटीज टू अपील टू एसएटी अगेंस्ट सेबी ऑर्डर। तो ये चीज लिखा हुआ है और ये करेंगे भी, ऑफ कोर्स करेंगे। उसका रीजन भी क्या निकल कर आता है, हम यहाँ पर आईएफएल और इसको मनी कंट्रोल की मैंने मॉर्निंग में एक पूरा आर्टिकल रीड किया था। अगर उस आर्टिकल को हम यहाँ पर रीड करें तो एक सारी चीजें निकल कर आएंगी और डिटेल में पढ़ पाऊंगा, मैं आपको बता पाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है द नोटिसी फर्स्टली डिडंट असाइन इट्स अकाउंट्स अप्रोप्रिएट नोमेनक्लेचर वेयरइन इट वाज कीपिंग क्लाइंट्स मनी सो एज टू क्लियरली लेबल देम एज क्लाइंट्स अकाउंट्स। मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बता देता हूँ, इस इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई। ये 11-12 के आसपास की बात है, आज की बात नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है, 10 इयर्स पुरानी बात है जो अकाउंट्स चेक किए गए थे। और उस टाइम पर 10 इयर्स पहले की, अभी की बात नहीं है। यस, उस टाइम पर जब अकाउंट्स चेक किए गए, कंपनी की बुक्स को चेक किया गया सेबी की तरफ से, तो ये पाया गया कि जो क्लाइंट्स का पैसा है और जो अपना पैसा है कंपनी का, उनको मिक्स करके अपने लिए यूज किया जा रहा है। तो क्या उस टाइम पर क्लाइंट को नुकसान हो रहा था? नहीं, क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप इसको ऐसे मानकर चलो, सपोज हमने अपने डीमैट अकाउंट में आईएफएल सिक्योरिटीज में 20 लाख रुपीस डाले, उसमें से 15 लाख के हमने शेयर्स ले लिए और 5 लाख रुपीस कैश में रखा है। अब क्योंकि वो कंपनी के पास 5 लाख रुपीस कैश में रखा है, तो कंपनी ने क्या किया, अपने उनके पास 20 लाख रुपीस है, 5 लाख हमारे हैं, तो 25 लाख रुपीस को अपनी ट्रेडिंग के लिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया। अब जब उसको यूज किया तो क्या मेरा नुकसान हुआ? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस टाइम पर अपने पैसे को निकालना चाहता तो मैं निकाल सकता था। सेकंड पॉइंट, अगर मैं उन पैसों से कुछ परचेज करना चाहता तो परचेज भी कर सकता था। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के साथ कोई धोखा हुआ। लेकिन यहां पर क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं कि आप क्लाइंट के पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए
यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते, तो ये एक सेबी की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। और सेबी ने ये चीज साफ साफ बोली है कि ये प्राइमा फेसी उल्लंघन है। मीन्स यहाँ पर कोई ये मिस्टेक नहीं है कि बाई चांस उल्लंघन हो गया, बाई चांस वो फॉलो नहीं कर पाए, नहीं, ये डेलिबरेटली किया हुआ, जानबूझकर किया हुआ एक फाइनेंशियल अपराध है। हालांकि इससे कस्टमर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पर बैन लगाया, मीन्स ये बैन लगाया गया। और ये जो बुक्स भी चेक की गई थी 2014 में इस गलती को पाया गया था, तो 2014 में गलती पाई गई 2011 की बुक्स के बेस पर, और अभी उसका ये इस तरह से रिजल्ट आना, तो इतना टाइम क्यों लगा, इस बारे में कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि क्या चैलेंजेस सेबी के सामने आए, कौन से और पॉइंट्स डिस्कस करने रह गए, कौन से क्लोज को वहां पर इंटरप्रेट करना रह गया, तो उस चीज में जाने की जरूरत नहीं है कि सेबी ने अब तक क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया। जो भी रीजंस होंगे वो सेबी का काम है, हमारा काम नहीं है। हमें इस बात को समझना है कि यहाँ अब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका क्या होगा और स्टॉक प्राइस का क्या होगा। देखो, स्टॉक प्राइस का तो बिल्कुल साफ साफ है। अगर एसएटी में जो इन्होंने अपील करना है, अगर वो अपील करके आईएफएल, यहाँ पर आईएफएल सिक्योरिटीज वन कंपनी, आईएफएल सिक्योरिटीज अगर इस केस को जीत गई, तो सारी सिचुएशन इनके फेवर में आ जाएगी, और जितना स्टॉक प्राइस टूटा वो सारा का सारा यहाँ पर वापस रिकवर भी करेगा। और क्योंकि बाकी सारे ब्रोकर्स भी यहाँ से रैली करने हैं मार्केट की रैली के साथ, तो साथ में रैली भी करेगा। लेकिन अगर ये केस हार गए और 2 इयर्स तक ये यहाँ पर क्लाइंट्स को ऐड नहीं कर पाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक और बात है कि जब तक ये अपील नहीं करते और अपील करने के बाद में स्टे ऑर्डर नहीं लेकर आते सेबी के अगेंस्ट, तो तब तक ये एक भी क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ बिजनेस के ऊपर सीधा सीधा एक इम्पैक्ट है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एसएटी में अपील करने के बाद में इनको वहां से किसी भी तरह का रिलैक्सेशन मिलेगा। इस चीज को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पता चलती हैं कि यार इसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या एसएटी के पास जाएंगे और वहां से स्टे ऑर्डर ले आएंगे। यहाँ पर स्टे ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो ये एक बड़ा रिस्क है। आज जब ये स्टॉक प्राइस टूटा है यहाँ पर, उसके बाद में स्टॉक प्राइस ने कोशिश की बाइंग प्राइस से लेकर जो इसने हाई बनाया 7% ऊपर जाने की, लेकिन रुक नहीं पाया। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखें, तो जहां से स्टार्ट किया था वापस में आकर वहीं आकर ये बंद भी हुआ, ये सस्टेन कर ही नहीं पाया, और सस्टेन कर पाने का यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं था। जब ये ड्यूरिंग द डे एक्चुअल में ऊपर जा भी रहा था, तब भी मेरे माइंड में साफ साफ इसी बात का ख्याल आ रहा था कि यहाँ पर ये ऊपर जा कैसे रहा है, ये रिकवरी हो कैसे रही है, क्या यहाँ पर जानबूझकर ऑर्डर दिलाया गया है और पहले से ही सेटिंग है कि एसएटी में जाएंगे और वहां से हम इसकी स्टे ऑर्डर ले आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गेम खेला जाएगा, जहां पर वो भी खास तौर से जहां सेबी साफ साफ बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हो। तो मैं सेबी की क्रेडिबिलिटी को इतनी हद तक अपने माइंड में साइड में नहीं रख सकता। सेबी है तो काफी हद तक चीजें मैनेज हैं, अदरवाइज मैनेज नहीं होती, क्योंकि जब इन चीजों को समझा जाता है ना डिटेल में, कई बार रिटेलर्स इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन अगर कंपनीज अभी भी ठीक से सारी चीजों को लिस्टिंग के दौरान या उसके बाद में कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो एआई लगे हुए हैं सेबी में वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, तभी चीजें कंट्रोल हैं, अदरवाइज कंट्रोल में नहीं रह पाती और एफआईआई डीआईआईज की या रिटेलर्स की धज्जियां उड़ा चुके होते। तो यहाँ पर क्यों डिले हुआ इस बात पे नहीं जाते, कुछ रीजंस रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस में और ज्यादा करेक्शन हो सकती है, रिस्क खत्म नहीं हुआ है किसी भी एंगल से। और स्टॉक प्राइस नीचे कहां तक आ सकता है, सबसे पहले तो जो इसने लेटेस्ट लो बनाया था हो सकता है यहां तक चला जाए, और यहां पर आकर शायद रुक जाए। उसका रीजन है क्योंकि 44 के आसपास बुक वैल्यू है, ऐसे में 44 से नीचे जाना स्टॉक प्राइस का मुझे नजर नहीं आता। इवन दो 2 इयर्स लगेंगे, मैक्सिमम क्या होगा 2 इयर्स तक जितना क्लाइंट बेस है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको रोक के रखा जाएगा। यहां पर जो ग्रोथ आती वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की रैली की वजह से ग्रोथ आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी, और उसके बाद ये फिर से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। अभी जो 2 इयर्स हैं, इसमें जितना नुकसान आईएफएल सिक्योरिटीज को होगा, आप ध्यान से समझना इस बात को, उतना ही फायदा यहां पर 5 पैसा कैपिटल को होगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि जब हम आईआईएफएल सिक्योरिटीज के इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में जाते हैं और प्रमोटर में जाकर देखते हैं दैट हु इज द प्रमोटर, तो निर्मल भंवर लाल जैन जी इसके प्रमोटर हैं। हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो पता चलता है किस किस कंपनी में इनकी हिस्सेदारी है। अब आप ध्यान से देखोगे तो मीन्स यहाँ पर 5 पैसा कैपिटल में इनकी हिस्सेदारी 20% है, जो इन्होंने फिलहाल इंक्रीज करना शुरू किया 19% से 19.85 देन 20.25। यहां पर इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू की और आज की डेट में जो इनकी 4 कंपनीज हैं 360 5 पैसा कैपिटल, आईआईएफएल फाइनेंस एंड आईआईएफएल सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इनकी आज की डेट में 5 कैपिटल में है, 5 पैसा कैपिटल में है। अब 5 पैसा कैपिटल में आप एक चीज समझो, एक ही ग्रुप है, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है, दे हैव बीन द पायनियर इन दिस बिजनेस, मीन्स बहुत लंबे टाइम से हैं। अब अगर आईएफएल सिक्योरिटीज में ये क्लाइंट्स को ऐड नहीं कर पाएंगे तो जो इनकी क्लाइंट एडिशन वाली टीम थी उसको क्या काम दिया जाएगा? ठीक है यार, आईएफएल सिक्योरिटीज में बिजनेस नहीं जाएगा तो 5 पैसा कैपिटल में बिजनेस लेकर आओ, खाली थोड़ी बैठोगे या नौकरी से थोड़ी निकाला जाएगा उस टीम को, और क्या जरूरत है? यहाँ पर ये सेल्स है, जितने ज्यादा लोग काम पर लगे होंगे ना उतना ज्यादा सेल्स आता है। बहुत बार ऐसा ही देखा गया है, नॉर्मल चीजें हैं बट बिकॉज दे आर पुटिंग इन ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो उस एफर्ट्स का यहाँ पर रिजल्ट निकलता है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी फील्ड में अपना माल बेचने के लिए होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर अबव एवरेज कुछ भी सामान है और आपकी टीम अच्छी है तो बहुत अच्छा बिजनेस होता है। सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आईएफएल सिक्योरिटीज वाला जो बिजनेस आता वो वहां नहीं आकर, क्योंकि वहां सेबी का बैन है, 5 पैसा कैपिटल पर ये बिजनेस मुझे आता हुआ साफ साफ नजर आता है। इसमें किसी भी तरह का यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन नहीं है। उसका एक और रीजन है, मैं आपको वो रीजन भी बताना चाहता हूं। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले दिसंबर 2022 मीन 6 मंथ्स बैक, 6 महीने पहले, आईएफएल सिक्योरिटीज और 5 पैसा कैपिटल में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल हुई थी कि आईएफएल सिक्योरिटीज के जो ऑनलाइन अकाउंट, जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, मैं इसको शायद डिटेल में उतना नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें डिटेल में आ जाएगी। बोर्ड ऑफ एक बार फिर से देखते हैं, नीचे जाकर देखते हैं। द बोर्ड ऑफ आईएफएल सिक्योरिटीज एंड 5paisa.com अप्रूव्ड द मर्जर ऑन ट्यूसडे। आईएफएल सिक्योरिटी शेयर होल्डर्स विल रिसीव 1 शेयर ऑफ 10 पैसा। ये एक मर्जर हुआ था, और मर्जर क्यों हुआ था? मर्जर हुआ था कि आईएफएल सिक्योरिटीज के यहां पर काफी सारे अकाउंट्स 5 पैसा कैपिटल को दे दिए जाएंगे। यहां पर ये मर्जर था, और backed by Canadian billionaire Prem Watts and 6th largest broker in India, Zerodha, country's largest broker, share decline this much. 5 पैसा backed merger will increase 5 पैसा capital share base. आप समझो, the merger will increase 5 पैसा's capital .com's customer base by about 40% to 4.7 million. आप समझो कि इस मर्जर के बाद आईएफएल सिक्योरिटीज का एक अच्छा बड़ा बेस यहां पर 5 पैसा कैपिटल में चला जाएगा आईएफएल सिक्योरिटीज का, और इससे 5 पैसा कैपिटल का जो कस्टमर बेस है वो 40% बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस चीज का अंदेशा पहले से था और इसीलिए इन सारे कस्टमर्स को उधर मूव भी किया गया, और इसी रीजन से यहाँ पर 5 पैसा कैपिटल के ऊपर अच्छा खासा फोकस भी हुआ, और यहीं पर 5 पैसा कैपिटल के अंदर ओनर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग भी बढ़ाई। और एक और चीज मैं बताता हूं, यहाँ पर जब ये बुक्स वगैरह इस तरह की बन गई तो उसके बाद क्या देखा गया कि जो कंपनी पहले सिर्फ एक कंपनी थी, उस कंपनी की यहां पर 3 कंपनीज बना दी गई, 361, आईएफएल फाइनेंस एंड आईएफएल सिक्योरिटीज। यहां पर अलग अलग कंपनीज क्यों बनाई गई? क्योंकि अभी आज की डेट में आईएफएल का कहना है कि उस गलती के बेस पर हम ऑलरेडी ये करेक्टिव एक्शन ले चुके हैं, और करेक्टिव एक्शन के दौरान मींस जो अपना पैसा था वो होल्डिंग कंपनी में है, और जो क्लाइंट्स का पैसा था वो आईएफएल सिक्योरिटीज में है। अब क्योंकि दोनों कंपनीज अलग अलग हैं तो ये दोनों पैसा एक साथ मर्ज नहीं हो सकता। वी हैव ऑलरेडी टेकन द करेक्टिव एक्शन। अब इस करेक्टिव एक्शन के बेस पर इस चीज की उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि जब ये एसएटी में जाकर अपील करेंगे सेबी की यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास हुआ है, हो सकता है वहां से स्टे ऑर्डर मिल भी जाए, और हो सकता है इस बात को भी किया जाए कि ठीक है आपके ऊपर इतनी और पेनल्टी वन टाइम लगाते हैं एंड यू कैन कैरी ऑन द बिजनेस एंड इन फ्यूचर प्लीज रिमेन कॉशियस, और इस तरह की गलती आप दोबारा से ना करो। मैं ये मानकर चलता हूं कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, तो भी आईएफएल सिक्योरिटीज बुक वैल्यू से नीचे आता मुझे नजर नहीं आता। नंबर 1, यहां से एकदम से ऊपर जाता हुआ नजर आता है क्या? तब तक नजर नहीं आता जब तक
सेबी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर नहीं आ जाता। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 5 पैसा कैपिटल का यहां पर क्या सीन नजर आता है, 5 पैसा कैपिटल यहां से सीधा सीधा इस चीज का प्योर बेनिफिशियरी बनता हुआ नजर आता है। दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, मैनेजमेंट एक है, ओनरशिप एक है, उस टीम को यहां पर काम पर लगाया जाएगा और 5 पैसा को उतना बेनिफिट मिलेगा। अब 5 पैसा को भी अगर हम देखें तो मॉर्निंग में इसी चीज को लेकर, क्योंकि सेम ग्रुप है, थोड़ा सा प्रेशर में रहा और थोड़ा सा प्रेशर में रहने के बावजूद यहां पर ये काफी नीचे ओपन हुआ, लेकिन सारा का सारा माल यहां पर भर कर ले गए और ये सिर्फ 1.72% डाउन बंद हुआ, ज्यादा डाउन बंद नहीं हुआ और दिन के बिल्कुल टॉप पर बंद हुआ। जबकि इसी के अगेंस्ट आईएफएल सिक्योरिटीज यहां पर नीचे जाकर वापस से बंद हुआ। एक और जो प्रेशर था आज पर्टिकुलरली टुडे स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में, वो इसलिए था क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनएससी बीएससी में जो बाय टुडे सेल टुमारो होता था, जिसको T+1 कहते थे, अगर T+1 का कोई इक्विटी का सामान बेचा जाए तो उस पैसे से हम सेम डे माल नहीं खरीद सकते, जिससे हो सकता है थोड़ी सी ट्रांजैक्शन पर इंपैक्ट आए। लेकिन क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स की प्रॉफिटेबिलिटी का मेन पार्ट इक्विटी ट्रेडिंग नहीं होता बल्कि वो एफ&ओ ट्रेडिंग होता है, तो उसका ऐसा मेजर इंपैक्ट नहीं है। तो यहां पर टोटल इंपैक्ट सिर्फ यही था कि सेम ग्रुप था, मॉर्निंग में डाउन खुला, लेकिन जब तक ये बात समझ में आई कि आईएफएल सिक्योरिटीज का बिजनेस 5 पैसा कैपिटल की तरफ मूव होगा और न्यू एडिशन वहां पर किए जाएंगे, दोनों कंपनीज अलग अलग हैं, तो यहाँ पर जिन लोगों को समझ में आया वो माल भर कर ले गए। यहाँ पर यही चीजें तो समझनी है, हमें समझदार बनना है। मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, सारे डिसीजन आपने लेने हैं, लेकिन जो चीजें मुझे समझ में आती है और मुझे लगता है कि आपके हित में है, उन पॉइंट्स को आपके सामने तक लेकर आना, तो मुझे अपना फर्ज लगता है कि उन पॉइंट्स को आपके सामने लेकर आया जाए। यहाँ पर जैसे मैं आज पर्टिकुलर बात बताता हूँ, अपनी सोसाइटी में पावर फेलियर है और पावर फेलियर की वजह से अभी एसी नहीं चल रहा है, गर्मी हो रही है, शायद थोड़े से पसीने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ गलती ना कर बैठो। आपके सामने पॉइंट्स लाना जरूरी था, तो मैंने वीडियो बनाई, आपके साथ शेयर किया। आपका फर्ज है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, पूरे हिंदुस्तान को यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टर बनाना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।